दोस्तों हीरो होंडा कंपनी का नाम 90s के टाइम से लेकर आज तक हर कोई जानता है। और दोस्तों हीरो और होंडा इन दोनों की कोलैबोरेशन से बनी ये कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी बाइक्स तैयार करने वाली कंपनी हुआ करती थी। और अब सवाल है कि आखिर ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने के बाद भी अलग अलग क्यों हो गई और कैसे होंडा कंपनी ने इंडिया की हीरो कंपनी को अचानक से चकमा दे दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी हुआ करती थी जो कि अपने टाइम पे बहुत ही अच्छे साइकिल मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रही थी। और इस कंपनी को बृजमोहन लाल मुंजाल ने 1956 में बनाया था और धीरे धीरे करके साल 1975 के आते आते ये इंडिया की सबसे बड़ी और अच्छी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। और इसके बाद इन्होंने अपने साइकिल को एक बड़े मुकाम तक पहुँचाने का फैसला लिया और अपने साइकिल्स को विदेशों में बेचना शुरू कर दिया। और इस तरह साल 1986 के आने तक ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ही सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटर बाइक्स का बिजनेस भी काफी तेजी से इंक्रीज होता दिख रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ मोपेड और स्कूटर इन दोनों में से ही किसी एक को चुनने की ऑप्शन थी। और इसी चीज को समझते हुए बृजमोहन लाल जी इंडियन मार्केट में भी मोटर बाइक्स लॉन्च करना चाहते थे। लेकिन उसी वक्त हीरो कंपनी को एक प्रॉब्लम सता रही थी कि उनके पास बाइक्स के लिए इंजन बनाने की कोई टेक्नोलॉजी या इंजन के रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई नॉलेज थी ही नहीं। इसी वजह से मोटर बाइक्स को तैयार करके मार्केट में लॉन्च करना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था। और इसलिए इस प्लान पर काम करने के लिए उन्होंने फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने का आइडिया सोचा। लेकिन अब उस वक्त इंडिया में लिबरलाइजेशन नहीं आया था और उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज को ये बेनिफिट दे रही थी कि अगर कोई कंपनी चाहे तो वो किसी भी फॉरेन कंपनी के साथ में टाई अप करके अपने देश इंडिया में अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसलिए बृजमोहन लाल ने हीरो के जरिए दुनिया के सबसे बड़ी मोटर बाइक बनाने वाली जापानीज कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल सेंड किया। अब उस वक्त कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में डायरेक्टली अपना किसी भी तरीके से बिजनेस शुरू नहीं कर सकती थी। और ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंट्री लेने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई, जिसे होंडा खुद भी किसी तरीके से खोना नहीं चाहती थी। इसी कारण से इन दोनों कंपनियों ने 1984 में एक दूसरे के साथ मिलकर पार्टनरशिप एक्सेप्ट कर ली। और उस वक्त हीरो और होंडा इन दोनों के बीच ये एग्रीमेंट हुआ कि हीरो बाइक्स की बॉडी तैयार करेगी और होंडा बाइक्स के लिए इंजन सप्लाई करने का काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज कभी भी फ्यूचर में एक दूसरे को बिना पूछे मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करेंगे। और दोस्तों दोनों ही कंपनीज एक दूसरे की स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड थी, जिसके बाद से इस डील को फाइनल कर दिया गया और यहीं से हीरो होंडा कंपनी की नई शुरुआत हुई। और बाद में अपनी कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद से हीरो और होंडा का पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो और होंडा ने एक साथ मिलकर तुरंत ही मोटर बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करना शुरू कर दिया। और बाद में जब 1985 में कंपनी ने अपनी पहली बाइक CD100 को मार्केट में लॉन्च किया तो फिर ये मार्केट में बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गई, क्योंकि इंडियन मार्केट में मोटर बाइक्स का कंसेप्ट बिल्कुल नया था। और दूसरे नंबर पर इस बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था। इसके अलावा कंपनी ने इस बाइक को उस सेगमेंट पे लॉन्च किया जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल हो। साथ ही इन्होंने अपने मार्केट कैंपेन को भी बिल्कुल अलग तरीके से तैयार किया था, जिसका नाम था फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट, यानी कि इसमें पेट्रोल फिल करके भूल जाइए। इस टैगलाइन से काफी लोग प्रभावी हुए और लोग कुछ ही समय में इस बाइक को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लग गए। लेकिन उसी वक्त जापानीज करेंसी में काफी ज्यादा उछाल आ गया था, जिसकी वजह से जो भी बाइक में यूज होने वाले स्पेयर पार्ट्स थे वो महंगे होने लगे। और इस वजह से हीरो होंडा कंपनी को बाइक्स अफोर्डेबल प्राइस पर बनाने में प्रॉब्लम होने लगी। और उस वक्त एक और भी प्रॉब्लम थी और वो ये थी कि इंडिया में हीरो होंडा के बहुत से कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गए थे, जैसे TVS, बजाज, यामाहा और सुजुकी। लेकिन ये सभी ब्रांड सिर्फ वेल्दी कस्टमर्स पर ही फोकस किया करते थे और उन्हीं कस्टमर्स को मेन रख के अपने बाइक्स को तैयार किया करते थे। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ हीरो होंडा को देखें तो उनका मेन फोकस इंडिया के लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास कस्टमर्स के ऊपर था, जो कि अफोर्डेबल प्राइस पर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते थे। और यही एक मेन रीजन है कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही सबसे ज्यादा सेल हुआ करती थी। और यही सब देखते हुए कंपनी अपने बाइक्स के प्राइस को नहीं बढ़ाना चाहती थी और इसी के चलते कंपनी को काफी लंबे समय तक लॉस भी झेलना पड़ा। लेकिन फिर जब 1990 में डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर इन हालातों में कुछ सुधार देखने को मिला और बाद में फिर से कुछ समय बाद हीरो होंडा प्रॉफिट जनरेट करने लगी और अगले कुछ ही सालों में हीरो होंडा कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया, जो कि उस जमाने में बहुत बड़ा नंबर था। अब यहाँ पर दोस्तों चीजें तो काफी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन कंपनी के अंदर की सिचुएशन बहुत समय पहले से ही खराब होनी शुरू हो गई थी। एक्चुअली दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक्स रशिया और अमेरिका जैसे डेवलप कंट्रीज में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन कंट्रीज में अपनी मोटर बाइक्स को सेल करने की कोई परमिशन नहीं थी। यानी कि एक तरफ तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चर के तौर पर उस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी और
यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इस कंपनी का नाम दर्ज हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वो अपनी बाइक्स फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रहा था और होंडा सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे नेबर कंट्रीज में ही अपना बिजनेस कर पा रहा था। और इस चीज का रिजल्ट ये निकला कि दोनों कंपनियों के रिलेशन खराब होने लगे और साथ में ही इंटरनल इश्यूज भी होने लग गए। अब उस समय हीरो के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो सिर्फ बाइक्स की बॉडी बनाता था और बाइक के इंजन के लिए वो पूरी तरह से होंडा पर ही डिपेंड था। और इन सभी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उन्हें लगा कि ये कोलैबोरेशन अभी ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी और होंडा कंपनी से अलग होने के बाद अगर वो अपनी कंपनी को आगे रन करना भी चाहते हैं तो फिर उन्हें इंजन भी खुद मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। इसके बाद हीरो कंपनी ने अपने इंजीनियर्स की एक टीम को बिल्ड किया और इंजन की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दिया। और ये चीज होंडा कंपनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इन दोनों कंपनियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा बढ़ने लग गए और साथ में ही और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, जैसे कि होंडा की बाइक्स को डेवलप कंट्रीज में सेल करने के लिए ये होंडा हीरो से बहुत ही ज्यादा रॉयल्टीज की डिमांड करने लगा। इसके अलावा इन्होंने कोलैबोरेशन के टाइम पे जो एनओसी साइन किया था कि ये एक दूसरे के मुकाबले में बाइक को मार्केट में नहीं उतारेंगे, लेकिन होंडा ने इस चीज को इग्नोर करते हुए साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी की शुरुआत कर दी, जिसका नाम रखा गया होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब होंडा ने अपनी बाइक्स को सेम उसी सेगमेंट में उतारना शुरू कर दिया जिसमें हीरो होंडा अपनी बाइक्स को पहले से ही लॉन्च कर रहा था, वो भी लगभग उसी प्राइस में। और इस चीज का नतीजा ये निकला कि हीरो होंडा के कस्टमर्स अब शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से हीरो ग्रुप को काफी लॉसेस का सामना करना पड़ा। और इसके बाद साल 2010 के आते आते दोनों कंपनीज एक दूसरे से अलग हो गई और अब हीरो होंडा में दोनों कंपनीज के 26% के शेयर्स थे, जिसके बाद होंडा कंपनी ने अपने नाम के सारे शेयर्स हीरो कंपनी को $1.2 बिलियन में सेल कर दिए। और इसके बाद हीरो कंपनी ने अपनी कंपनी हीरो का नाम बदलकर हीरो मोटोकॉर्प कर दिया और अपने सारे ऑपरेशंस खुद ही मैनेज करने लगा। अब दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों आज की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों आप सबने ये बातें तो जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर किया कंपनी कैसे इंडियन मार्केट की ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज को अब खत्म कर रही है? तो जल्दी से इस वीडियो को पूरा देखें।